आज हम अध्ययन करेंगे चरक निदान स्थान का थर्ड चैप्टर, जिसका नेम है गुल्म निदानम। इसमें गुल्म के प्रकार बताए गए हैं 5 टाइम्स। वातज, पित्तज, श्लेष्मज और निश्चय गुल्म। निश्चय गुल्म सन्निपातज गुल्म को बोला गया है, और देन शोणित गुल्म यानी रक्तज गुल्म। ठीक है। और जो गुल्म के 5 टाइप्स और 5 अधिष्ठान बताए गए हैं, 5 दोनों हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं ये श्लोक नंबर 6 में क्या है। यहाँ पे संप्राप्ति बताई गई है बेसिकली। ठीक है ना। इसमें क्या बताया गया, सप्रकुपितो वायु महास्रोतो अनुप्रविश्य रौक्ष्यात् कठिनभूत आप्लुप्य पिंडितो अवस्था नाम करोति हृदिम वस्तो पाशर्यो नाभयां वा सशूलम उपजायन्ति ग्रंथिस् च अनेक विधान पिंडितश्च अतिष्ठते स पिंडितत्वात् गुल्म इति अभिधीयते। यानी कि ये बताया गया है कि ये प्रकुपित जो वात है ये कहाँ जाता है, महास्रोतस में, यानी कि मुख से लेके कुत्ते तक, यानी पूरा जीआई ट्रैक में जाकर के वहाँ पे पिंडित अवस्था में हो करके कहाँ ये स्थान ग्रहण करता है। जो प्लेसेस इसका बताया गया है 5 प्लेस, ये हृदय, बस्ती, दोनों पासर और नाभि, वहाँ पे पिंडित फॉर्म में रहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, गुल्म बोलते हैं। और यहाँ पे जो हम देखते हैं हृदय, बस्ती और नाभि क्या सद्य प्राण मर्म भी है। ठीक है ना। तो इन प्लेस पे क्या करता है, इसका अपना अधिष्ठान जमाता है। देन उसके बाद से हम देखते हैं क्या वातज गुल्म का लक्षण। वातज गुल्म के लक्षण में क्या, मुँह अल्पत्वम अपाद्यते, मुँह अधमति के अलावा मुँह पिपलिका संप्रचार इव अंगेशु। ठीक है ना। यहाँ पिपलिका ये वाला लक्षण, यानी कि पिपलिका ऐसा फील होता है कि अंगों में जो पिपलिका चलने जैसा प्रतीत होना। ठीक है ना। तो ये लक्षण और का हम देखने को मिलता है, प्रमेह के पूर्व रूप में भी मिलता है। प्रमेह के पूर्व रूप में बेसिकली ये दिया गया है षटपात पिपलिका विश्च। और जो पिपलिका संचार जो लक्षण है ये वातिक विसर्प, यानी जो यहाँ भी वात का लक्षण है बेसिकली इसमें ये वातिक में देखने को मिलता है। और डिजीज कौन कौन से है, वातिक विसर्प, वातिक गुल्म, वातिक शोथ, वातिक योनि व्यापन और मांसवृत वात में भी देखने को मिलता है। ठीक है ना। फिर हम आगे निदान में पित्तज गुल्म के लक्षण में क्या बताया गया है, दाह्यते दूयते, यानी कि पित्तज गुल्म के निदान में भी ये बताया गया है कि तत्प्रकोपम प्रकोपितम मारुतम अमास्यश्च एक देशे, यानी कि ये पित्तज जो गुल्म है इसमें भी मारुत को ही लिया गया है, यानी कि कोई से भी गुल्म हो बिना मारुत के नहीं होता है। और यहाँ पे क्या बताया गया, मारुत जा कर के अमाशय में जाता है पहले। तो अमाशय में चाहे पित्तज हो या कफज हो, दोनों में ही इसी तरीक़ा से बताया गया है कि मारुत कहाँ जाता है, वात कहाँ जाता है, अमाशय में। क्योंकि अमाशय चरक के अनुसार जो हम पढ़ के आए हैं ये पित्त और कफ दोनों का स्थान है। ठीक है ना। तो तत्प्रकुपितम मारुतम अमाशय एक देशे। ठीक है ना। यानी कि प्रकुपित जो वात है ये पित्त को अमाशय में, वायु तथा प्रकुपित हुए पित्त को अमाशय के एक भाग में ले जा करके उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की वेदनाओं को क्या करता है, वहाँ पे उत्पन्न करता है। और क्या लक्षण इसमें देखने को मिलता है, दह्यते दूयते धूप्यते उष्मायते इत्यादि, जो कि सारे पित्त के लक्षण हैं। और एक और इम्पोर्टेंट लक्षण क्या है, स्पर्श असहो अल्पम रोमांसश्च भवति, यानी कि इस तरीके से जैसे व्रण जैसे हो जाता है, व्रण पे हम हाथ फेर नहीं सकते हैं, असहत्वम फील होता है, इस तरीके से स्पर्श असहत्वम यहाँ पे बताया गया है उस प्लेस पे कि हम टच करने पे क्या अनबियरेबल होता है, इतना पेनफुल होता है। कफज गुल्म के निदान के साथ साथ हम कफज गुल्म की संप्राप्ति और लक्षण में कफज में क्या दिया गया है, तम प्रकोपितम मारुतम अमाशय एक देशे। ठीक है ना। सेम इसी तरीक़े से लाइन है जो हमने पित्तज में पढ़ा था, यानी कि वायु
प्रकोपित कफ को आमाशय के एक देश में घुमा फिराकर उसी प्रकार से वेदनाओं को उत्पन्न करता है, ठीक है ना, जिस तरीके से वातज गुल्म में बताई गई है। और इसके अलावा का श्वास प्रतिश्याय राजयक्ष्मा च अतिवृद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। यानी कि ये बताया गया है कि अगर कफज गुल्म की ट्रीटमेंट न किया जाए वक्त पे तो कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में का श्वास प्रतिश्याय और राजयक्ष्मा जैसे बीमारियां को भी उत्पन्न कर देगा। त्रिदोषज गुल्म के बारे में बताया गया है कि त्रिदोष हेतु लिंगो सन्निपाते तु सन्निपातिकम गुल्म उपदिशन्ते कुशला, यानी कि जो तीनों दोष के प्रकोप कारणों और तीनों दोष के लक्षणों के एक साथ दृष्टिगोचर होता है इसमें, और ये विप्रतिसिद्ध उपकर्मणत्वात् असाध्यो, और ये इसका यानी कि विरुद्ध उपकर्म होने के वजह से इसका यानी विपरीत जो उपकर्म होने के वजह से इसको क्या बताया गया, असाध्य बताया गया। विपरीत उपकर्म से ये लिया गया है कि ऐसा चिकित्सा, जैसे मान लीजिए हम वात शामक चिकित्सा कर रहे हैं तो जो वात शामक जैसे रस होता है वो क्या करता है, वो कफ वर्धक भी होता है, ठीक है ना। तो कफ को बढ़ा दिया, और कफ शामक का हम जैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वात को बढ़ा दिया, इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया है, वृद्ध उपकर्मत्वात् असाध्यो निच्च गुल्म, ठीक है ना। फिर रक्तज गुल्म के बारे में हम देखते हैं। रक्तज गुल्म में बताया गया है शोणित गुल्मस्तु खलु स्त्रिया यौम भवति न पुरुषस्य गर्भकोष्ठ आर्तो आगमन वशस्यात्, यानी कि अकॉर्डिंग टू चरक जो रक्तज गुल्म है ये सिर्फ स्त्री में पाया जाता है, पुरुष में नहीं, क्योंकि इन्होंने जो रक्तज गुल्म का जो रीजन बताया है ये आर्तो दुष्टि रीजन बताया है, ठीक है ना। लेकिन क्षार पाणी के अकॉर्डिंग ये दोनों में पाया जाता है, मेल और फीमेल, क्योंकि इन्होंने जो रक्तज गुल्म का रीजन बताया है, कारण बताया है, वो रक्त धातु की दुष्टि बताई है। रक्तज गुल्म का निदान देखते हैं। इसमें पारतंत्र्यात् अवैशारदात् सतत सम उपचार अनुरोधात्वा बेग अनुदीर्णात् उपरुन्धत्या, ये बताया गया। देन वात पर कोपनान्य अन्य सेवमानान्य क्षिप्रम वाता प्रकोपम अपाद्यते, यानी कि पारितंत्र्यात् यानी स्त्रियां जो क्या बताया गया, पराधीन यानी कि दूसरों के अधीन रहती हैं, स्वतंत्र नहीं होती हैं अपने काम करने के लिए। उसके बाद से अवैशार्यदात यानी कि उसके पास इतना नॉलेज नहीं है कि हम वक्त पे खाना नहीं खाएं या टाइम पे अपना बेग को क्या करें, यानी कि बेग को धारण नहीं करना चाहिए। इसके धारण करने से और ये जो खाने का तरीका है इसको सही तरीक़ा से प्रयोग नहीं करने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्या इसके उपद्रव हो सकते हैं, इस मामले में क्या अशिक्षित है, मूर्ख है, ठीक है ना। और कंटिन्यूअस काम में लगे रहने की वजह से क्या होता है, मलमूत्र के बेगों को रोके रहने से और अपरिपक्व गर्भ का पतन हो जाने से, ठीक है ना। ऋतुमत होने की स्थिति में वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने से भी क्या होता है, शीघ्र ही उनके वायु क्या हो जाते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं और रक्तज गुल्म को उत्पत्ति करते हैं। रक्तज गुल्म की संप्राप्ति में बताई गई है कि ये वातवर्धक आहार विहार सेवन करने से ये वात जा करके क्या योनि मुख में प्रवेश करके जो आर्तव है उसको रोक देती है और प्रतिमारुकता वह आर्तव उदर में वृद्धि कर देता है, ठीक है। इसके अलावा और लक्षण इसमें बताया गया, रक्तज गुल्म का लक्षण क्या बताया गया है, शूलकाश अतिसार छर्दी के अलावा जो इम्पोर्टेंट लक्षण सेकेंड लाइन में क्या दिया गया है, श्लोक नंबर 24 का, स्तन्योश्च स्तन्यम ओष्टयो स्तनमण्डलयोश्च काषण्यम अत्यर्थम ग्लानिश्च चक्षुष्यो मूर्छाहिर्लास द्वैहृद
श्वेथुश्च पादयो ईषत् च उद्गमो रोमराज्य योनयश्च अटलत्वं योन्य दौर्गंध्यम। यानी कि जो जितने लक्षण हम थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को देखे थे, यानी कि स्तन्योश्च स्तन्यम से लेकर के योनयश्च अटलत्वम तक चरक चिकित्सा में ये भी बताया गया है कि समगर्भ लिंग लक्षण बताया गया है रक्तज गुल्म का। ये सारे लक्षण यानी कि थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के जितने भी लक्षण ये सारे इसमें देखने को मिलते हैं। इवन 2 हृदय भी इसमें देखने को मिल रहा है। और इसका ट्रीटमेंट बताया गया है कि 10th मास का व्यतीत होने पर करना चाहिए, क्योंकि जो चरक ने जो ट्रीटमेंट बताया है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं सॉरी, प्रसव काल जो बताया है वो 9th मंथ और 10th मंथ बताया है, 9th मंथ से लेकर के 10th मंथ तक। तो 10th मंथ के लास्ट डे व्यतीत होने के बाद ही ये क्लियर पता चलेगा कि ये जो रक्तज गुल्म है या गर्भ है। तो 10th मंथ व्यतीत होने के बाद इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। इसका पूर्व रूप में ये बताया गया है, अन्न न अभिलाषा अरोचक अभिपाक अग्निवैषम्यम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लक्षण इसमें, अग्निवैषम्यम। अग्निवैषम्यम चरक विमान में हम ये पढ़े हैं, क्योंकि बिना वात के जो है सबसे पहले हमें ये पता है कि बिना वात के क्या होता है, गुल्म नहीं होता। और हमने चरक विमान में ये पढ़ा है कि वात के अधिकता में क्या होता है, अग्नि विषम हो जाती है, पित्त के अधिकता में तीक्ष्ण अग्नि और कफ के अधिकता में मंद अग्नि, और जो समदोष में सम अग्नि होती है। तो यहाँ पे बेसिकली वात का प्रीडोमिनेंस होता है, इसलिए यहाँ पे अग्नि वैषम्यम अग्नि। फिर विदाहो भुक्तस्य, और हम क्या पढ़े थे, रक्तपित्त के पूर्व रूप में भी पढ़े थे। एक और अनदर इम्पोर्टेंट लक्षण, पाक काले च युक्त्या च छर्दी उद्गारी, ठीक है ना। बट शोष के पूर्व रूप में क्या था, अन्न काले च आयास, यानी पाक के काल में क्या होता है, छर्दी और उद्गार की उत्पत्ति होती है। वात मूत्र पुरुष बेगणाम च अपरादुर्भाव, यानी कि वात मूत्र पुरुष का त्याग नहीं हो पाता है। प्रादुर्भूता नाम च अप्रवृत्ति। देन इसके बाद से क्या बताया गया है, सहितस्य साहस च असहत्वम इति, सहितस्य च असहत्वम इति, यानी कि इसका मतलब यह है कि सहितस्य का मतलब होता है कि पेट भर का खाना खाना। कि अगर जो पेशेंट गुल्म के पेशेंट जब पेट भर का खाना खा लेता है तो क्या होता है, उसको बर्दाश्त नहीं होता है, असहत्वम। और सेम इसी तरीके से बताया गया है उदर के पूर्व रूप में चरक चिकित्सा 13 में सहते न अतिशौहित्यम। ये उदर के पूर्व रूप में बताया गया, सहते न अतिशौहित्यम उदर के पूर्व रूप के लिए आया है। लेकिन सौहितस्य च असहत्वम ये आया है गुल्म के पूर्व रूप के लिए। और चरक चिकित्सा में ये भी बताया गया है कि गुल्म के लिए मंदे अग्नि वर्धते गुल्मो दीप्ते च परसाम्यति, ठीक है ना। तो यानी कि जब मंद अग्नि होती है कि तो इसके लक्षण जो है सिम्टम होते हैं क्या, इंक्रीज हो जाते हैं। और जब अग्नि बढ़ती है, अग्नि तीव्र रहती है, तो इसके लक्षण क्या होता है, परसाम्य अवस्था में रहते हैं, ठीक है। चिकित्सा सूत्र में ये बताया गया है कि तेषाम सन्निपातिकम असाध्यम ज्ञात्वा न एवं उपकर्मेत, यानी कि सन्निपातज जो गुल्म है इसको असाध्य बताया गया है। और देन इसका चिकित्सा जो बताया गया है, वात चिकित्सितम प्रणयत स्नेहन स्वेदन वातहर, इसमें मेन याद रखना है, वात चिकित्सा करना है। देन मृदु विरेचन, क्योंकि वात प्रधान है यहाँ पे, इसलिए मृदु विरेचन बताया गया। और बस्तिश्च, और जो वात सामक रस है, जो इसमें क्या है, अम्ल लवण मधुर रसस्य रसनाम, ये अम्ल लवण और मधुर रस का सेवन बताया गया है। इसमें भी अम्ल की प्रधानता दी गई है, सबसे पहले रखा गया है। ये क्यों, क्योंकि अम्ल जो है, ये अम्ल के रस का जो कर्म पढ़े हैं चरक सूत्र 27 में, इसमें क्या बताया गया है, वात जो अम्ल है वात का अनुलोमन करता है। और सुश्रुत में भी चरक सूत्र 27 में जो बताया गया है वो बताया गया है
हाँ, वात का अनुलोमन करता है। और सुश्रुत में ये बताया गया है कि जो अम्ल रस है ये पवन निग्रह और अनुलोमन दोनों काम करता है, ठीक है। इसलिए प्रधानता की वजह से यहाँ पे सॉरी अम्ल रस की प्रथम रखने की प्रधानता ये रही है। देन इसी तरीके से सुश्रुत में बताया क्या गया है कि गुल्म और मधुमेही में दुर्विरेच्य होते हैं, इसलिए यहाँ पे तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिए। यहाँ पे क्या है याद करना है कि गुल्म में क्या बताया गया है, चरक ने क्या बताया है, मृदु विरेचन, और सुश्रुत ने क्या बताया है, तीक्ष्ण विरेचन, दुर्विरेच्य बताया है, ठीक है ना, गुल्म और मधुमेही को। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ।